अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि जब हम लॉजिकल और सारी चीजें टेस्ट कर रहे हैं, उसी को हम एक तरह से एक ऐसा फॉर्मेट बना देते हैं कि हम ट्रू और फॉल्स जो वैल्यू मिल रही है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो यूटिलाइज करने का तरीका होता है कि हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज करें या लूप कंस्ट्रक्ट। अब दो तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं सी प्लस प्लस में। कंडीशनल का मतलब कि ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन डिसीजन की तरह से होता है कि अगर किस डिसीजन में क्या आउटपुट देना है। ठीक है, अगर कोई नंबर आपका क्या है, इवन है, तो उसको इवन आउटपुट लिख करके आ जाए। मैं कोई नंबर इनपुट करूँ तो उसको इवन या ऑड, दो नंबर हो सकते हैं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक, तो उस यहाँ पे मुझे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट या डिसीजन लेना होता है कि क्या आउटपुट मुझे देना है। ठीक? या कोई नंबर इनपुट कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव है निगेटिव है कैसे चेक करेंगे, और चेक करके कैसे बताएंगे, और अलग अलग आउटपुट अलग अलग कंडीशन में कैसे मैं दूंगा। ठीक, तो वो क्या होता है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट या डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट उसको बोला जाता है। तो ये डिफाइन होता है। दूसरा है स्टेटमेंट लूप कंस्ट्रक्ट। लूप कंस्ट्रक्ट क्या करता है कि किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करता है, जो सेम टास्क होता है। ठीक है, रिपीट करता है, और जब तक तब तक रिपीट करता है जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है और कैसे यूज किया। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट होता क्या है, तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट एक तरह से क्या होता है, अ, हम कोई कंडीशन मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करते हैं, और उस कंडीशन को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो जब सेटिस्फाई करता है कंडीशंस को, तो हम किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई कंडीशन मैच हुआ तो ये एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि हम अभी चेक कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे थे कि हमको ये चीज मैच हो है, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा था, जीरो और वन। लेकिन मुझे जीरो और वन नहीं, वहां पे तो ये करना था ना, इंक्रीमेंट करना, कैलकुलेशन करना है। अगर मैच हो तो कैलकुलेशन हो, अगर अदरवाइज कैलकुलेशन ना हो, सैलरी उतनी ही रहे उसकी। ठीक, तो मुझे मैसेज मिले, ना कि जीरो और वन मिले। ठीक है, तो जीरो और वन को यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, हम उसके बिहाफ पे अलग स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन के बेस पे अलग अलग आउटपुट मुझे दे दे, जो कंडीशन मैच हो उसका आउटपुट मुझे कैसे। तो जब से कि मैं अगर कोई कंडीशन चेक करता हूँ तो कंडीशन अगर मैच होती तो क्या होगा, वो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक, देन अगर मैच नहीं होती है, फॉल्स होता है, तब भी कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट करके वो आपका आउटपुट दे देता है। ठीक है, और लास्ट में स्टॉप हो जाता है। तो अलग अलग आउटपुट होता है, दोनों का अलग अलग आउटपुट, ये जरूरी नहीं है दोनों का सेम आउटपुट हो। ठीक, दोनों का हम डिफरेंट आउटपुट रखते हैं कि फॉल्स होगा तो ये आउटपुट मिलेगा, ट्रू होगा तो ये आउटपुट मिलेगा, दोनों का ब्लॉक अलग अलग होता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ क्या होते हैं, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में कितने टाइप्स होते हैं, और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट। तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक, जो आपको या प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि जो हम चाहते हैं, जो कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एग्जैक्टली वही एग्जीक्यूट करें। इसके भी आप पे कंडीशन चेक इज डन, कि कंडीशन तब तक आपका चेक नहीं हो जाता या सेटिस्फाई नहीं होता, ट्रू नहीं हो जाता, तब तक वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इज नॉट गो। देन कंट्रोल गोज टू द डिफरेंट ब्लॉक, कि अगर वो नहीं मैच हो तो डिफरेंट ब्लॉक पे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा उस कोड को। ठीक, जिसको इल्स ब्लॉक बोलते हैं। तो हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ, ये सब क्या है, स्टेटमेंट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जिसको बोलते हैं इफ ब्लॉक या इफ एल्स ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं कि एक सिंगल लाइन में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है? और ब्लॉक वाइज भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब आते हैं, बात करते हैं कि इफ लिखने के बाद एल्स का रिक्वायरमेंट लिखना जरूरी है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट में आते हैं, इफ स्टेटमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ स्टेटमेंट। अब
मान लीजिए सेम सिचुएशन जो आपने यहाँ पे जनरेट की थी, एज और सैलरी, ठीक, एज और सैलरी, तो वही सिचुएशंस हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एज और सैलरी डिफाइन की, ठीक, और मैंने इनपुट ले लिया, इंटर योर एज, इंटर योर सैलरी, ठीक, एंड देन सी आउट इंक्रीमेंट अलाउड दिस। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन मुझे ट्रू रिटर्न करे तो क्या है, इंक्रीमेंट अलाउड में से ज्यादा, ठीक, या इंक्रीमेंट 10%, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ, लिखने का तरीका देखिए, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हो। तो ये जो कंडीशन हमने लिखा, ये कंडीशन टिक करके कहाँ पे, यहाँ पे रख लेते हैं, इफ के अंदर, ठीक। अगर आपको एक ही आउटपुट देना, मतलब एक लाइन, एक स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टार्ट और क्लोज नहीं किया जाता। अदरवाइज स्टार्ट और क्लोज मतलब कि मल्टीपल लाइन लिखना है इसके अंदर, तो स्टार्ट और क्लोज लिख देंगे, ठीक। अगर सिंगल लाइन लिखना है तो जरूरी नहीं हो, एक लाइन वो कवर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मुझे केवल एक ही आउटपुट देना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट, 10%, 10%, ठीक, ओके। और यहाँ पे, यहाँ पे सी आउट लास्ट में लिख देता हूँ, प्रोग्राम फिनिश, या प्रोग्राम फिनिश लिख देते हैं। अब रन करते हैं प्रोग्राम को, तो सबसे पहले हमने एज डाला, एज में डाल देता हूँ क्या, 23 डाल देता हूँ अभी, ठीक। उसके बाद मैंने डाल दिया 30,000, को भी फॉल्स कर देता हूँ, 30,000 डाल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एंटर टेस्ट, तो क्या प्रोग्राम फिनिश, आउटपुट कौन सा वाला नहीं आया, ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, कंडीशन जब मैच होगा तभी ये आउटपुट आता है। इफ, अगर इफ ट्रू, मतलब कि ट्रू का मतलब ये ट्रू और फॉल्स दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, तो अगर फॉल्स दे रहा है तो ये इफ के अंदर जो भी लिखा रहता है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसको ट्रू मिलेगा, उसको ट्रू मिलेगा। तो इस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्लॉक भी बोलते हैं। ट्रू ब्लॉक इसलिए कि इसको ट्रू मिलेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यस, अगर कहा जाए कि अगर कंडीशन से यस मिला तब जाके वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। नो मिला तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर जो, अब मान लो ये, अब ये जो लाइन लिखी, ये बाहर है इसलिए एग्जीक्यूट हो गया। प्रोग्राम फिनिश आउटपुट क्यों आया, क्योंकि ये बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि एक ही लाइन को वो क्या करता है, कवर अप कर पाता है, अगर हम स्टार्ट एंड क्लोज नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों को इसी के अंदर लिख देते हैं स्टार्ट एंड क्लोज करके, तो ये दोनों इफ के अंदर अब हो गए। अब जब कंडीशन मैच नहीं होगा तो ये भी आउटपुट नहीं आएगा प्रोग्राम फिनिश का, ठीक। अब रन करके देखते हैं, तो जब कंडीशन मैच नहीं होगा तो वो भी आउटपुट नहीं आएगा, तो हम फिर दोबारा डालते हैं 13 एंड 26, तो क्या, वो भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अब वो क्या माना जाता है, इफ के अंदर है। तो अगर इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है तो करली ब्रेसेस के अंदर रख लेंगे, जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे हम यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब कंडीशन मैच करा के देखें, तो यहाँ पे रन करूंगा मैं, और मैंने यहाँ पे लिखा एज मैंने दे दिया 26, और सैलरी दे दी 19,000, तो क्या 10% इंक्रीमेंट। अब उसने कहा कि हाँ 10% इंक्रीमेंट इनको मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 10% इंक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है। 10% इंक्रीमेंट कितना होगा, तो कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो जो सैलरी है, सैलरी
मल्टीप्लाई 10/100, ये आपका सही लिखा। तो 10% इंक्रीमेंट भी यहाँ पे आपको अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज 26, ठीक, और यहाँ पे 17,000, और 10% कितना हुआ 17,000 का, 1700, कैलकुलेट करके आ गया। ठीक, तो कंडीशन मैच होगा तो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपको। ठीक, तो ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट, जो एक तरह से आउटपुट डिफाइन कर रहा है। ये तो केवल आ रहा था क्या कि ट्रू फॉल्स आ रहा है, लेकिन कोई वैल्यू, कोई आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन उसको, उसी चीज को यूटिलाइज किया जाता है किसमें, इफ में, कि हम कोई स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूट कर सकें बेस्ड ऑन कंडीशन, की कंडीशन मैच हो तो ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, उसके लिए होता है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि इफ एल्स कैसे डिफाइन करते हैं, कि अगर ना हो तो क्या होगा, कैसे मैसेज आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ एल्स। अब इफ एल्स यूज करेंगे, मतलब एल्स का मतलब कंडीशन मैच ना, नहीं हुआ। इफ एल्स स्टेटमेंट डॉट सीपीपी। अब सेम प्रोग्राम को यहाँ पे हम इफ एल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इफ लिखा, तो इफ अगर लिखा तो एल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, इसके बिना, एल्स के बिना एफ चल रहा है। लेकिन अगर आपने कंडीशन दिया, और एल्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं चेक किया था, ये तब चलता है जब पहला ये कंडीशन था, ये मैच नहीं होता तो इसको रेफर कर देता है। ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई आउटपुट नहीं देता। ये रिक्वायर्ड नहीं है ये ब्लॉक। ये तब होता है जब आपको ना मैच हो तब आउटपुट देना। ठीक है, क्लियर। तो इफ रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड ब्लॉक है, एल्स रिक्वायर्ड ब्लॉक नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। तो इफ के नीचे एल्स होता है, एल्स ऊपर नहीं लिखते, पहले इफ लिखते हैं देन एल्स लिखते हैं। ठीक है, एल्स, एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब ये फॉल्स होगा कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0% इंक्रीमेंट। ओके, 0% इंक्रीमेंट। अब कंडीशन मैच नहीं होगा तो 0% इंक्रीमेंट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 26, और मैंने सैलरी इंक्रीज कर दी यहाँ पे, तो क्या 0% इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका एफएल्स। देन अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये हो गया एफएल्स हो गया। एलसेफ की बात करते हैं, तो ये एफएल्स हो गया। देन एलसेफ क्या होता है कि पहला कंडीशन मैच ना हो तो दूसरा कंडीशन मैच कर। ठीक, जैसे ये पहला कंडीशन है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18, एंड देन सी आउट एज इज ग्रेटर देन इक्वल और 18। अगर मैच नहीं होता तो फिर दोबारा का कंडीशन चेक करते हैं, एल्स फिर लिख करके इफ लिखते हैं। तो इफ से ही कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये भी कंडीशन मैच नहीं होता फिर दोबारा एल्स इफ लिख देते हैं। मतलब एक तरह से लैडर वो चलता रहता है। अगर ये मैच हो गया तो ये कंडीशन कभी मैच नहीं हो, मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहीं पे आउटपुट दे करके वो बाहर चला जाता है। ये तब आता है जब ये फॉल्स होता है तो वो दूसरे को चेक करता है, फिर ये फॉल्स होगा दूसरे को चेक करेगा। ठीक, तो यूज else if to specify new condition test if the first condition is false। पहला फॉल्स होगा तब उसके पास आएगा, ठीक, टेस्ट करने के लिए। तो ये else if होता है। देन तो else if का हम एक और एग्जांपल डिफाइन कर लें इसी के अंदर। एक अलग फाइल बनाते हैं, else if statement डॉट cpp। ओके, अब इसमें मुझे करना क्या है, एक हम छोटा सा प्रोग्राम है, सेपरेट प्रोग्राम बनाते हैं। अब मान लो मेरे पास कॉस्टिंग है, मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 45,000। ठीक, अब मेरा कंडीशन है अगर 0 से लेकर के 5,000 के बीच में है तो मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 5%। ठीक, फिर अगर 5,001
5001 से लेकर क्या है, 10,000 तक है, तो क्या 7% डिस्काउंट। ठीक, हाँ सॉरी 10,000। ओके, देन उसके बाद हम इंक्रीज करते हैं 10,001 से लेकर के 20,000। 20,000 तो 10% डिस्काउंट होगा। और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फिर अब 20,001 से लेकर के अबव, उससे ऊपर। ठीक, तो क्या होगा 15% डिस्काउंट। ठीक, ये हमारा स्लैब रेट है कि इतना डिस्काउंट हो। अब जो यूजर इनपुट करेगा उसके भी पे हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यूजर का अमाउंट क्या है। तो मैं लिखूंगा इफ कॉस्ट लेस देन क्या 5,000। तो लेस देन 5,001, क्लियर, लेस देन 5,001। तो क्या होगा ये आपका, या लेस देन इक्वल आप लिख दो, लेस देन इक्वल 5,000। अगर लेस देन और इक्वल 5,000 होगा तो यहाँ पे लिख दोगे आप सी आउट और नेट पेबल अमाउंट। नेट पेबल अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइड 100। ठीक, तो ये नेट 5 है, तो यहाँ पे 95 पेबल होगा ना, 95%। 5% तो निकाल लिया जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं। 95% डायरेक्टली। अब यहाँ पे आते हैं कि ये नहीं मैच हुआ तो फिर दोबारा एल्स दूसरा कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू क्या 10,000। 10,000 फिर स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं सेम एज, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 93 हो जाएगा ना, 93%। ठीक, टेबल अमाउंट, फिर एल्स एफ क्या होगा, कॉस्ट लेस देन और इक्वल 20,000, स्टार्ट एंड क्लोज। फिर यहाँ पे लिख देंगे कितना परसेंट इसको करना है, 90% करना है, एंड देन फिर एल्स एफ। तो जब आपका लास्ट कंडीशन होता है तो आपको केवल एल्स लिखना होता है, क्योंकि अब अबव है तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स लिख दोगे कि यहाँ पे आप कंडीशन ही चेक करना है, जब ये लेस देन इक्वल नहीं है तो 20,000 या अबव हो, तो एल्स का मतलब उससे कितना भी ज्यादा हो, उस पे सब पे क्या उतना लगाना है आपको, 15%, तो 85 हो जाएगा। ठीक, 85 में पेबल अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपका डिफाइन हो गया। अब रन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट करा सकते हो, आप लिख देते हो सी आउट इंटर परचेज कॉस्ट, और ये अमाउंट जो मैन्युअली डाला वो हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं सीन लिख देता हूँ कि यूजर से इनपुट मैं लिख देता हूँ कॉस्ट। ठीक, अब रन करते हैं। तो इंटर परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट जैसे मैंने लिख दिया 45,000, सॉरी 12,000। 12,000, तो क्या आ गया 200। कितने डिस्काउंट हुए, 1,200 डिस्काउंट हुए। अब 1,200 डिस्काउंट कितना हुआ 12,000, तो 12,000 क्या किसके बीच में हुआ, 10,000 से 20,000 के बीच में, मतलब 10% कैलकुलेट हुआ आपका 1,200। तो 12,000 का 1,200 कैलकुलेट हुआ वो। ठीक? तो ये किस रेंज में हुआ, इस रेंज में। अब मैं यहाँ पे 16,000 देता हूँ अगर,
तो क्या होगा, 16,000 का कितना, 7% आ रहा। हाँ, 16,000 इसमें आ रहा है। अब मैं मुझे 6,000 डालना है, मतलब 6,000 या 8,000 डालना, तो मैं 8,000 डालूंगा, तो क्या आ रहा, 400 तो 7% ही आता है। ठीक, तो ये इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। ठीक, तो जब हमको मल्टीपल रेंज में डिफाइन करना हो तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करता चला जाएगा। तो इल शिफ्ट का मतलब जहाँ पे मल्टीपल रेंज कंडीशंस होते हैं और एक कंडीशन मैच ना हो तो दूसरे कंडीशन मैच करते हैं, और जहाँ पे एक ही आपको कैलकुलेट करना हो वो एक ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल शिफ्ट का यूज करेंगे, ये हमारा हो गया। ठीक।